हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उसके बारे में जाना था, उसके इक्वेशन के बारे में जाना था। आज हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें आपको मैं इसका जो डेफिनेशन है वो पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो जेईई नीट के हिसाब से आपकी पूरी कवर अप कर दूंगा, जिससे आपका बिल्कुल बढ़िया टॉपिक ये हो जाएगा। एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी और जेईई नीट भी। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये जो टॉपिक है सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था ये नाम? तो उनका नाम है फैराडे। माइकल फैराडे ने ये कंसेप्ट हमें दिया था। उन्होंने फील्ड लाइंस नहीं बोला था, उन्होंने बोला था लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोला था उन्होंने? लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब इनका मतलब क्या है ये समझने से पहले आपको एक बात बता दूं। ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, यानी उसको हम इमेजिनरी बोल सकते हैं। और उसके अंदर हम जो पहले से देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बेटा रियल कॉन्सेप्ट है। यानी ये बात समझना कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो इमेजिनरी है, और इमेजिनरी चीज जो हमें दिखेगी नहीं, बट जो रियल में है इलेक्ट्रिक फील्ड जो महसूस की जा सकती है वो रियल है, और इमेजिनरी उसको बनाया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रूप में। ओके, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जरूरत ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखती नहीं है, महसूस होती है। तो उसको जब हम पिक्चर में ड्रॉ करते हैं तो वो रियल लगने लगता है। समझ में आया? तो वो किसने बनाया? फैराडे ने। तो फैराडे ने क्या सजेस्ट किया भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पिक्चोरियल यानी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। तो भाई जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कर्व drawn in the electric field such that the tangent to any point is in the direction of the resultant electric field at that point. समझ में आया? तो ये आप नोट कर लेना रिवाइंड करके इसको। तो अब इसको हम समझते हैं किस तरह से। तो एक हमने कर्व ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमने एक कर्व ड्रॉ कर दिया। उस कर्व के कोई भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे हम बात करें और पॉइंट का नाम है P, और इस पॉइंट P पे हम बात करें तो यहाँ पे हम अगर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो टेंजेंट P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। ऐसे कर्व को क्या बोला गया बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट ले लीजिए Q, तो ये Q का PQ हो गया, रिजल्टेंट टेंजेंट ड्रॉ किया, रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे हम R लेते हैं, यहाँ पे टेंजेंट इस तरह से होगा और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बस यही समझना है। तो डेफिनेशन आपकी पक्की हो गई, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड समझने में क्या योगदान है, कैसे यूज करना है ये देखते हैं। आइए, यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। भाई वो कितनी पावरफुल है वो कैसे जाना जाएगा ये समझिए। तो जो फैराडे ने उसकी पिक्चर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ किया था तो उन्होंने ये कहा था कि प्लस चार्ज ले लीजिए, उसके पास में आप टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखिए, यहाँ पे प्लस प्लस रिपल्सन हो जाएगा, तो रिपल्सन हुआ। ओके, फिर उन्होंने कहा थोड़ी दूर रखिए यहाँ पे, तो भी रिपल्सन हुआ, और दूर रखिए तो भी रिपल्सन।
तो उन्होंने ये क्या बताया, यहाँ पे जो तीर है वो छोटा हो रहा है, जो एरो है वो छोटा हो रहा है, उसकी साइज डिक्रीज हो रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आपको याद है, के क्यू ओवर आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, और वो स्ट्रेंथ इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उन्होंने साइज को, जो एरो ड्रॉ करके जो साइज है उसको छोटे कर दिए। ओके, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो कंसेप्ट है उन्होंने इंक्लूड किया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बताने में। पक्का? अच्छा, फिर उन्होंने इस साइड भी लाइंस ड्रॉ की, जो दूर जा रही है छोटी हुई, फिर इस साइड, फिर इस साइड, ऊपर भी। ओके, अब उन्होंने एक और बात बताई कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनको आप स्पेस कर्व भी बोल सकते हैं। कौन सा कर्व बोलते हैं बेटा? स्पेस कर्व, यानी ये 3D में है। यहाँ पे अगर आप इनको कवर करना चाहें, हम इनको सोचें तो ये स्फेरिकल फॉर्म में जा रहे हैं बेटा। एक चार्ज पार्टिकल है, उससे इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, फॉरवर्ड बैकवर्ड सभी डायरेक्शन में। ओके, क्लियर कंसेप्ट ये है। अब बात करते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल में से कितनी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम बेटा कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी फील्ड लाइंस? इनफाइनाइट फील्ड लाइंस। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? कवर हो रहा है सब कुछ? बढ़िया। ओके, तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी बात हम करते हैं किस तरह से। तो देखिए, हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में इसका रिलेशन दिया है और यही 1/r² समझाया है, बट एरिया के कंसेप्ट में, सॉलिड एंगल के कंसेप्ट में। आइए आपको वही कंसेप्ट बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाएगा कि समझने आइए। तो किस तरह से समझना है ये देखिए कि यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले लिया हमने क्यू, उससे इनफाइनाइट फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। जितनी ड्रॉ होंगी उतनी करेंगे। हमने 5 ड्रॉ की। ओके, अब फैराडे ने ये कहा कि इसमें जो स्ट्रेंथ है वो कैसे डिसाइड कर रहे हो आप। तो हमें एक, मान लीजिए हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है। क्रॉस सेक्शन क्या है? ये एरिया है। ओके, इस एरिया को हम यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। तो जैसे ही हमने ये एरिया यहाँ पे रखा, ओके, तो ये हमने रखा कौन से पॉइंट के पास? तो P पॉइंट के पास। सिमिलरली यही एरिया सेम टू सेम हमने यहाँ पे रखा बेटा R के पास। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कौन से पॉइंट के पास ज्यादा मिलेगी, P या R? तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि फील्ड लाइंस कौन से पॉइंट के पास, जो एरिया लिया है उसमें से ज्यादा पास हो रही है। आप बोलोगे P के पास 1 2 3 और यहाँ पे कितनी 1, तो वी कैन सिंपली राइट EP इज ग्रेटर देन ER। इलेक्ट्रिक फील्ड P के पास ज्यादा है, R के पास कम रहेगी। कैसे देखना है? एरिया जो लेंगे, अच्छा P के और R के पास जो एरिया हमें लेना है वो सेम लेना है। क्या फाइंड करने के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। P पे क्यों ज्यादा है? क्योंकि 3 फील्ड लाइन है। R पे क्यों ज्यादा, R पे क्यों कम है? क्योंकि कितनी है? 1 है। क्लियर है? ओके, फिर तरीका हो गया। अब उन्होंने E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² कैसे हुआ वो बता रहा हूं। देखिए किस तरह से दिया गया है।
तो इन फील्ड लाइंस को हम कवर करने के लिए यहाँ पे एरिया ले बेटा, ओके। इस एरिया को मैंने बोल दिया बेटा A1 और इस चार्ज से इसकी दूरी है R1, पक्का। ये हम इसको यहाँ पे नाम देते हैं 1, ओके। तो फर्स्ट एरिया है। अब इससे जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो एंगल कितना बन रहा है, मान लीजिए डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा क्या है बेटा, याद करो, सॉलिड एंगल, जो 3D एंगल बनता है। मैंने आपको समझाया हुआ है, मेरी वीडियो आप देख सकते हो चैनल पे जाके, यूनिट एंड मेजरमेंट में। वहां पे जब ये हमने समझाया हुआ है कि भाई कौन से हमारे एसआई यूनिट्स हैं, एसआई फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसमें सॉलिड एंगल जो होती है वो सप्लीमेंट्री होती है। तो मेरे जो लेक्चर उसमें आप देख लीजिए, सॉलिड एंगल बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ है। जो एरिया है वो एरिया सेंटर के पास कौन सा एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का इक्वेशन याद कर लो, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, ओके। और उसका यूनिट क्या होता है सॉलिड एंगल का, स्टीरेडियन, और सिंपल होता है SR, क्लियर। अच्छा, तो ये सॉलिड एंगल कितना बना बेटा, डेल्टा ओमेगा, और कितने डिस्टेंस पे है, R1। तो R1 इज द रेडियस, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया पॉइंट चार्ज लेना है, तो उसमें से जो फील्ड लाइन जा रही है वो सभी डायरेक्शन में जा रही है। तो हम किसी एक पॉइंट से कवर करते जाएं सभी डायरेक्शन में, तो एक स्फीयर बनेगा। तो ये स्फीयर बन गया, और स्फीयर का पार्ट यानी एरिया, और वो एरिया जो एंगल बनाएगा वो कौन सा बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा। तो एरिया लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा, सॉलिड एंगल को रेडियस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर, पक्का। डेल्टा ओमेगा इंटू R1, ये रेडियस होगा ना बेटा, यहाँ पे जो स्फेरिकल सेल सोचोगे उसका रेडियस होगा। अब हमें क्या बताना है, इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो दो कंपैरिजन करेंगे, ये R1 है, अब दूसरा थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, यहाँ पे R2, और यहाँ पे सेम फील्ड लाइंस को कवर करने के लिए हम एक एरिया लेते हैं, ओके। ये एरिया कितना बोल देते हैं, A2, इसको नंबर देते हैं 2। तो A2 कितना लिखा जाएगा, अब देखिए, चाहे ये एंगल बनाए चाहे ये एंगल बनाए, दोनों एंगल सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, ये पॉइंट है O, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन ने एंगल बनाया मान लो थीटा, इसको दूर ले जाएंगे, ये R1 और ये R2, यहाँ पे जो लाइन होगी वो बड़ी है, पर एंगल तो थीटा ही रहेगा ना, क्लियर। तो एरिया आपको दिख रहा है बड़ा क्योंकि ये दूर है, पर एंगल तो बेटा सेम ही रहेगा, ओके। तो एरिया इंटू क्या लिखा जाएगा, डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, ओके। अब देखिए, समझिए, जो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं उनको आप कह दीजिए स्मॉल एन। कितनी फील्ड लाइंस है, स्मॉल एन। हमने कितनी ली है, 5, और भी ले सकते हैं, बट हम एन मानते, कितने भी ले सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 हम इक्वेशन के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया कम तो स्ट्रेंथ कम। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, सिंपल। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी है भाई, n, 1 के पास, ये जो 1 है इसके पास कितनी है भाई, n ही पास हो रही है, अपॉन एरिया कितना है भाई, डेल्टा ओमेगा इंटू R1 स्क्वायर। सिमिलरली फॉर सेकंड पॉइंट, number of field lines same and area is delta omega into R2 square. Now simply take the ratio of these two, E1 by E2. आपको क्या दिखेगा,
एन डेल्टा ओमेगा कट हो जाएगा। लिखते हैं चलो, एन डेल्टा ओमेगा R1 स्क्वायर अपॉन एन डेल्टा ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर। एन कट, डेल्टा ओमेगा कट। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R1 का स्क्वायर हो गया। क्लियर? अब रिलेशन क्या है देखो, E1 ऊपर, R1 का स्क्वायर नीचे, E2 नीचे, R2 का स्क्वायर ऊपर। तो हम लिख सकते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जो आया वो फील्ड लाइन के कंसेप्ट से आया, पक्का? और ये किसको फॉलो कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है बेटा। जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है उसको ये फॉलो कर रहा है। तो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, बिल्कुल अच्छे से समझिए। ना समझ में आया ऐसा तो बना नहीं, इसको रिवाइंड करके देखिए, इसके बारे में समझिए ये कैसे एरिया लिए गए, बट बिल्कुल इजी है एनसीईआरटी का ये कंसेप्ट और हमें समझ में भी आया। ओके, चलो तो बेटा नेक्स्ट में क्या देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज। आईएमपी टॉपिक, जेईई नीट का जो सम्स वगैरह होंगे, कुछ एमसीक्यू आ सकते हैं, वो भी इसमें मैं आपको कवर कर लेंगे साथ साथ में। देखते हैं, चलो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और लाइन ऑफ फोर्स। हाँ, लाइन्स ऑफ फोर्स किसने कहा था? ये फैराडे ने, बट एक्चुअली में उसको क्या बोलना चाहिए हमें? अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। चलिए, पहली प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल सरल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो पॉजिटिव में से बाहर निकलती हैं, आउटसाइड, और नेगेटिव जो होता है उसमें अंदर आते हैं, यानी इनसाइड डायरेक्शन में होती। क्लियर? तो कैसे? ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ जाएगी बेटा? बाहर, आउटसाइड, और माइनस है तो कहाँ आएगी? इनसाइड। ये कैसे निकाली गई? तो यूनिट टेस्ट चार्ज जो था पॉजिटिव चार्ज, उसको यहाँ रखेंगे तो प्लस प्लस रिपल्सन, तो बाहर जा रही, और नेगेटिव के पास रखेंगे तो कहाँ आएगा? अंदर आएगा, अट्रैक्शन। इसीलिए इस तरह से डायरेक्शन डिसाइड की गई। ओके, और दूर है तो वो वेक्टर क्या करना है? छोटा करना है। सिंपल कंसेप्ट। पॉजिटिव के लिए आउटसाइड, नेगेटिव के लिए इनसाइड। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है ना? बिल्कुल इजी है, एकदम इजी। पॉजिटिव के लिए आउट जाएगी, नेगेटिव के लिए इन आई, याद भी रखना है। चलो सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो भाई सेकंड प्रॉपर्टी अभी देखी थी डेफिनेशन में, वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कोई भी पॉइंट पे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। The tangent to the electric field line is in the direction of resultant field at that point. Clear? यहाँ पे ड्रॉ करो, वो इस साइड हो जाएगा, इसको क्यू नाम दो, EQ। ये भी आपको आ गया, बिल्कुल इजी। तो ये क्यू पॉइंट है भाई। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect each other. Electric field lines never intersect each other. कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चलो समझते हैं कैसे। हमने दो फील्ड लाइन ली, 1 and 2। 1 इधर जा रही है, 2 इधर जा रही है। मान लीजिए P पे वो इंटरसेक्ट कर रही है, मान लेते हैं। अभी इंटरसेक्ट नहीं करती है पर मानते हैं कि करती है। तो मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो हम ये प्रॉपर्टी है सेकंड, कि आपको कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो उस वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप क्या ड्रॉ कीजिए? टेंजेंट।
हम P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को टेंजेंट इस डायरेक्शन में, क्योंकि डायरेक्शन ये है तो इधर ही ड्रॉ होगा, तो ये हो गया E1 और यहाँ पे 2 के लिए ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा P2। अब बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? एक ही पॉइंट पे दो रिजल्टेंट डायरेक्शन, कभी फिजिक्स में वेक्टर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है, इसीलिए मानना ही नहीं, तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दूसरी तरीके से समझना है तो कैसे समझेंगे ये देखिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हटके हम सोचें ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूं और इस पॉइंट पे यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक इधर है एक इधर, तो ये ऑब्जेक्ट जब इधर आएगा तो या इधर जाएगा या इधर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा ना, ये कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, इसीलिए कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये हम ग्रेविटेशनल के कॉम्बिनेशन से समझ सकते हैं। ये समझ में आ गया? ओके, क्योंकि रिजल्टेंट कितना होता है? एक। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप। कैसे? तो कंसेप्ट ये समझिए भाई, ये प्लस चार्ज ले लीजिए, ये माइनस चार्ज ले लीजिए। अच्छा, प्लस में से आउट, आउट, माइनस में इन, इन होगा। भाई आपको क्लोज लूप अगर बनानी है तो दो, आप डोर समझिए, दो दरवाजे ले लीजिए, इस दरवाजे में से अगर आप बाहर जा रहे हो, इसमें अंदर आ रहे हो, आउट इन, तो इसमें से आउट होके वापस इसमें इन हो गए, तभी तो क्लोज लूप बनेगी। बट यहाँ पे जो दो दरवाजे हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, उन दो दरवाजों में कभी भी दोनों काम नहीं हो रहे हैं। प्लस में से आप बाहर जाएगी जो लाइंस है, और माइनस में होगी वो अंदर आएगी, तो नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 4 हो गई, अब 5वें नंबर की देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप तो नहीं फॉर्म करेंगे। अब जो फिफ्थ है उसमें क्या होगा ये समझ चाहिए। तो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, आप जो यहाँ पे 4 देखी, अब धीरे धीरे उसमें एक 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पे से डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं 1, उसके पास मैंने जो एरिया लेना है वो मैंने ले लिया, सपोज कर लिया। अब उतना ही एरिया में सिमिलरली यहाँ पे ले रहा हूं 2 के पास, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है E1 और E2, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड लाइंस पास हो रही है 1 पे से वो ज्यादा है 2 से। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोस और गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस एरिया। समझ में आया? क्लियर है ना? कि कोई भी एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया गया है, उसी से उसकी स्ट्रेंथ मिलती है। पक्का? दूसरा इसी में ये नोट कीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसमें जो फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करोगे
वो आपको कैसी ड्रॉ करनी है, कैसी होती है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस। ओके, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को पैरेलल होंगे, उनके बीच की दूरी भी क्या होगी, सेम। तो ऐसी फील्ड को कैसे कहेंगे, यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म किसे कहेंगे, जिसमें पैरेलल ना हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पॉइंट चार्ज लेते हैं, तो जो पॉइंट चार्ज होता है, मान लीजिए प्लस ले लीजिए, तो जो प्लस पॉइंट चार्ज है उसकी फील्ड लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे पॉजिटिव के लिए, वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, तो सिंपल, ये प्लस चार्ज की और सिमिलरली माइनस चार्ज की, ये दोनों कैसी हुई, नॉन यूनिफॉर्म। कैसी हुई बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। समझ में, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है और यहाँ पे पैरेलल है, तो ये यूनिफॉर्म हुई और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू हो गया कि जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, तो के नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर, चलो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ओके, चलिए अब 6 प्रॉपर्टी देखते हैं। जो 6 प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अलोंग द लेंथ, यानी लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है। और 7th जो इसमें रहेगी वो लेटरल डायरेक्शन में एक्सपांड होती है। ओके, लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट होती है और लेटरल डायरेक्शन में जो लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है उसमें एक्सपांड होती है। बेटा ये जो होगा, ये आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे पॉजिटिव की आउटसाइड ड्रॉ करनी है, नेगेटिव की इनसाइड करनी है, और यहाँ पे अगर लेंथ वाइज है और लेटरल डायरेक्शन में है तो किस तरह से होगा ये आपको समझना है। आइए, तो मान लीजिए ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस है, तो प्लस में से आउट निकलेगा और माइनस में इन आएगी। ओके, इसमें से आउट और माइनस में से इन। और भी अगर आपको ड्रॉ करनी है तो देखो कैसे ड्रॉ होगी, ध्यान से देखना, प्लस में से आउट, माइनस में से इन, प्लस में से आउट, माइनस में से इन, यहाँ पे इन, इस तरह से हो। ओके, और भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ हो सकती है इनफाइनाइट नंबर, और यहाँ पे कर्व ही होगी क्योंकि ये आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जहां से निकलती है वहां पे परपेंडिकुलर होती है हमेशा। ओके, ऐसे नहीं आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो हम आगे पढ़ेंगे, एक और प्रॉपर्टी इसमें बताऊंगा। चलिए ये अभी क्लियर करना है। अब देखो क्या होगा लेंथ वाइज, तो ये अलोंग द जो लेंथ है उसमें जब आप देखोगे तो वो क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, एट्रैक्शन। अगर ये दो फ्री हो जाए तो एट्रैक्शन होगा, एट्रैक्शन होगा तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की है उसकी लेंथ क्या होगी, छोटी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, पक्का। और एक और बात यहाँ पे समझिए, अगर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे फील्ड इधर है, यहाँ पे भी फील्ड इधर है और यहाँ पे भी फील्ड इधर है, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ इसमें फील्ड कहाँ जा रही है, जो मिडल पॉइंट है उसमें इधर फील्ड जा रही है, पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। और एक और बात, ये प्लस है ये माइनस है, इसको बोलते हैं डाइपोल। आगे पढ़ेंगे इसको क्या बोलेंगे हम, डाइपोल। द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस प्लस एंड माइनस इज नोन एज डाइपोल व्हिच इज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस।
क्लियर? ये आगे बढ़ेंगे, इसको डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई वो किधर हुई बेटा? पैरेलल टू लेंथ एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। पक्का? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुई? क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं इधर लेटरल डायरेक्शन में एक्सपांड होती है, किस तरह से? तो दो पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन ऐसे निकलने वाली है वो इधर चली जाएगी, इस तरह से ड्रॉ होंगी। सिमिलरली इसकी भी सेम टू सेम। ओके, और अगर माइनस होती तो इनसाइड आती होती पर ऐसी होती, सिंपल। अच्छा, इसमें क्यों ऐसा हुआ? ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा बेटा? रिपल्सन। तो जो सीधी सीधी होनी चाहिए थी वो ऐसे एक्सपांड हो गई इस साइड। और एक और बात, यहाँ पे ये फील्ड लाइन इस फील्ड लाइन पे क्या लगा रही होगी? प्रेशर। तो यहाँ पे फील्ड लाइन एक दूसरे पे प्रेशर भी लगाती हैं और एक्सपांड भी हो रही है। इसमें दोनों सेम है, तब यहाँ पे मिड पॉइंट जो ले लीजिए, उस मिड पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और इसको हम बोलेंगे न्यूट्रल। कौन सा पॉइंट? न्यूट्रल पॉइंट। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे इसकी फील्ड होगी वो इधर होगी, इसकी फील्ड होगी वो इधर होगी, दोनों की ऑपोजिट में और इक्वल चार्ज है, इसीलिए फील्ड क्या हो गई? 0। पक्का? तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो बढ़िया कंसेप्ट हो गए, लेंथ वाइज और लेटरल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांड। ओके, अच्छा बेटा यहाँ पे देखिए एक और थियरी इसमें हो गई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइपोल की कैसी ड्रॉ होंगी और दोनों सेम चार्ज होगी तो कैसे ड्रॉ होगी। आगे हमने देख लिया, पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हुआ तो बाहर जाएंगी, नेगेटिव हुआ तो अंदर आएगी। क्लियर? यानी एक और टॉपिक भी इसमें आप देख रहे हो। ओके चल, अब देखते हैं 8 नंबर की जो है और 9 नंबर भी इसके साथ साथ ही देख लेंगे, इसको हटा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। क्या है भाई? कंटिन्यूअस कर्व है। कैसे कर्व है? विदाउट एनी ब्रेक, कंटिन्यूअस है। जैसे कि आपने यहाँ पे प्लस रखा और यहाँ पे माइनस रखा, तो वो कंटिन्यूअसली ही प्लस से माइनस की ओर जा रही है, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगी, बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगी। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी मानी गई है? कंटिन्यूअस कर्व। ओके, जो 9th है बेटा वो जो क्या इसी से जुड़ी हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर is 0. Inside conductor, electric field inside conductor, electric field inside conductor is always 0. तो समझिए क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक डायग्राम बना दिया। अब मैंने यहाँ पे कंडक्टर रख दिया, तो कंडक्टर में से वो पास नहीं हो पाएंगी क्योंकि उसकी फील्ड क्या हो जाती है बेटा? इनसाइड द कंडक्टर इज 0। कंडक्टर है ये, मेटल प्लेट वगैरह मान सकते हो। समझ में आया? अब यहाँ पे ऊपर लिखा है कंटिन्यूअस कर्व है, यहाँ पे आ गया कि भाई डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि 0 होता है। तो चलिए इसका कंसेप्ट आपको बताया जाएगा क्या होता है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लीजिए इस तरह से है कि इसको हम एक्सटर्नल फील्ड कह देते हैं, जो इधर
अब इसमें आप जब एक कंडक्टर रखते हैं तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और यहाँ पे प्लस से माइनस फील्ड चल रही, इधर प्लस होगा और उधर माइनस होगा। जैसे ही आपने यहाँ पे एक कंडक्टर रखा तो उस कंडक्टर में क्या होगा बताइए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव की ओर भागेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज फ्री हो जाएगा। अब इस साइड नेगेटिव और इस साइड पॉजिटिव, तो इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई इंटरनल। अब ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल सेम या ऑपोजिट, ऑपोजिट। ये क्यों जनरेट हो रही है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहे हैं, बहुत सारे फ्री होते हैं, कितने भागेंगे और कब तक, तो यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अब कंडक्टर, बट वो कंडक्टर कैसा है जिसमें यूनिफॉर्म चार्ज नहीं है, इक्विलिब्रियम हो। चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज का इक्विलिब्रियम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो ऐसा कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें वो कैसा है बेटा, इक्विलिब्रियम में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, भागेंगे कब तक, जब तक ये फील्ड और ये फील्ड सेम ना हो जाए। जब सेम हो जाएंगी तब इनसाइड द कंडक्टर विथ इक्विलिब्रियम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्यों, क्योंकि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है एक्सटर्नल के, तो टोटल क्या हो जाएगी, रिजल्टेंट जीरो। ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में, पर अभी आपको बताया जा रहा है, पक्का। और जो लास्ट है 10 नंबर की, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ द कंडक्टर or the body which contains charge distribution. Electric field lines are always perpendicular to the surface of the body which contains charge. For example, अगर हमने एक बॉडी ली ऐसे बेटा, यहाँ पे प्लस मान लेते हैं और यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं, तो इस पे से मान लीजिए इधर फील्ड लाइन जा रही है, इसी की तरफ फील्ड लाइन जा रही है, पर वो पैरेलल नहीं होंगी, यहां से प्लस से बाहर निकली फिर ऐसे निकली, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, सिमिलरली इसमें इनसाइड जब आएंगी वो भी परपेंडिकुलर होंगी। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे बेटा, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, इसको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to the surface of the body which contains charge. सिंपल। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके हम अलग बहुत सारे एमसीक्यू देख सकते हैं। बट अब हम कुछ 2-4 इसके जो पूछे गए एमसीक्यू है उस तरह के हम कंसेप्ट वाइज देखते हैं। आइए, तो मैं आपको एक एमसीक्यू करवा रहा हूं, बाकी एमसीक्यू तो प्रॉपर्टी में कवर हो गए। ये देखिए, ये Q1 चार्ज है, ये नेगेटिव Q2 चार्ज, यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन में बताता हूँ, Q1 और Q2, इनके बीच में कौन सी साइन आनी चाहिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, कौन सी साइन। तो आपको देखना ये रहेगा किसमें से फील्ड लाइन ज्यादा निकल रही है या किसके अंदर फील्ड लाइन ज्यादा आ रही है। तो देखिए किसके अंदर से ज्यादा निकल रही है, Q1 के अंदर से, सॉरी यहाँ पे गलत ड्रॉ किया है, Q1 में से बाहर निकलेंगी बेटा, Q1 में से आउटसाइड, जो पॉजिटिव है।
तो आपको क्या देखना है, किस में से ज्यादा बाहर आ रही है या किस में ज्यादा अंदर जा रही है। जिसमें से भी फील्ड लाइन ज्यादा है जिसके पास भी, उसका चार्ज क्या होगा, ज्यादा। समझ में आया? कैसे पता चला? तो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अगर आर कांस्टेंट लो, के कांस्टेंट लो, तो E इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। तो जितना चार्ज ज्यादा उतनी फील्ड की स्ट्रेंथ यानी फील्ड लाइंस ज्यादा हो जाएंगी। क्लियर कंसेप्ट ये? ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया आपका। एक और क्वेश्चन देखिए, ये कंडक्टर है। ओके, ये कंडक्टर है। इसके सेंटर पे हमने क्या रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें से फील्ड लाइन कैसे बताएंगे, ये गई इधर आउटसाइड, बट जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। अभी ये प्रॉपर्टी देखी, ये उसका एमसीक्यू हो गया, पक्का एकदम इजी है बेटा। अब इसको एक और तरह से देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए सेम टू सेम में ये जो चार्ज है वो थोड़ा सा यहीं यहाँ कहीं पे रख दिया है, सेंटर पे नहीं रखा है, अलोंग द लाइन भी नहीं रखा है, कहीं और रखा है। तो इसकी जो फील्ड लाइंस होगी वो प्लस है, इसलिए आउटसाइड होगी इस तरह से। यहाँ पे ऐसे घूम के भी आउटसाइड होंगी, थोड़ी कर्व हो जाएंगी, क्योंकि वो सरफेस को हमेशा कैसी रहेंगी बेटा, परपेंडिकुलर। तो ये कर्व निकलेंगी बट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही निकलेंगी। क्लियर? अगर सेंटर में है तो सीधी सीधी सीधी, अगर ऐसे कहीं और है तो इस तरह से कर्व्ड होंगी, पर निकलेंगी कैसे, परपेंडिकुलर। क्योंकि देखो ये यहाँ पे जो हम सीधी ड्रॉ करते हैं, चलो ये वाली, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गई, पर यहाँ पे जो आप सीधी लोगे वो सरफेस को परपेंडिकुलर नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पे कैसी बतानी है बेटा, कर्व्ड आएंगी। क्लियर? सेंटर पर हुआ तो सभी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी, ऐसी ड्रॉ होगी, प्लस की बाहर और माइनस के अंदर। बट अगर वो सेंटर से यहाँ पे लेके आ गए तो कर्व्ड, क्योंकि अगर यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, देख लीजिए अगर मैं यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये परपेंडिकुलर नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर और द सरफेस ऑफ द बॉडी। क्लियर? ओके, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इतना रहेगा, ये जी नीट का कंसेप्ट आपका पूरा कवर हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका बिल्कुल पक्का हो चुका है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।